हेलो दोस्तों, आज है 5 जुलाई और आज से हम लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं मेंस के आंसर राइटिंग। ठीक है, आज मैं दोस्तों 3 क्वेश्चंस उठा रहा हूँ। ठीक है, एक फर्स्ट नंबर, फिफ्थ नंबर और सिक्स नंबर क्वेश्चंस। तो इसको हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इतने दिनों से मैं प्रीलिम्स के बाद 2 हफ्ते चले गए, बट अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि कुछ रीजंस थे मेरे भी खुद के यार। क्योंकि मैं भी, आपको पता है, दैट एस्पिरेंट हुई तो मुझे भी अपने ऑप्शनल्स के बारे में थोड़ा सर्च कर रहा था, है ना। उसके बाद से मैंने दूसरा भी एक मैंने स्टार्ट भी किया था एक इनिशिएटिव जो कहते थे हर हर रोज़ का जिसमें एडिटोरियल डिस्कशन और प्रीलिम्स के मेंस के मेंस करंट अफेयर्स डिस्कशन प्रीलिम्स का फोकस था। तो वो भी चल रहा है। वो अभी मैंने यूट्यूब से हटाकर मैंने अभी अनअकैडमी में स्टार्ट कर दिया। तो अगर आप चाहते तो अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो उसमें क्या होगा ना, हर रोज़ सुबह सुबह मैं 9 बजे तक अपलोड कर देता हूँ मेरे वीडियोस, जो क्या एडिटोरियल रहते हैं, द हिंदू के एडिटोरियल और द हिंदू के रिलेटेड करंट प्रीलिम्स के फोकस करंट अफेयर्स। ठीक है, प्रीलिम्स फोकस करंट अफेयर्स थोड़ा 11 बजे तक हो जाता है अपलोड, और एडिटोरियल्स जो है 9 बजे, सुबह 9 बजे तक मैं अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो तो मैं उसके लिंक नीचे सेक्शन में दे रहा हूँ अनअकैडमी के। आप आराम से जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। सुबह सुबह आपको न्यूज़ में मिल जाएगा। और मैंने जो अभी जो क्वेश्चंस भी उठाया ना, मैंने इन टाइप के क्वेश्चंस उठाए हैं जो क्या जिसको मैंने अनअकैडमी में एडिटोरियल डिस्कशन में अच्छे से कवर अप कर चुका है, एकदम हाई हाई डेफिनेशन में है। अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल वहाँ पे अनअकैडमी में देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहले वैसे डिस्कस कर लेते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ब्रीफली डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ चाइनीज क्लेम ऑन इंडियन टेरिटरी। आपको हिस्ट्री, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है हिस्ट्री ऑफ चाइनीज क्लेम, आपको इंडियन टेरिटरी में उसको फाइंड करना है। ठीक है, मतलब अभी तक का क्या रहा इंडिया में जो चाइनीज जो क्लेम कर रहे हैं इंडियन के किस किस पार्ट के टेरिटरी को क्लेम कर रहे हैं हिस्टोरिकली। ठीक है, वो आपको लिखना पड़ेगा। पहला पार्ट ये बन गया। ठीक है, एंड दूसरा पार्ट है एंड द जेनेसिस ऑफ द प्रेजेंट क्राइसिस इन बिटवीन इंडिया एंड चाइना नियर भूटान बॉर्डर। मतलब ये दूसरा पार्ट है, 2 पार्ट आपका क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखते हैं आंसर पहले। ठीक है, देखिए पहले क्या पूछा था, हिस्ट्री ऑफ चाइनीज क्लेम इन इंडियन टेरिटरी। तो हिस्ट्री ऑफ चाइनीज क्लेम आप अगर हो सके तो इंडिया चाइना का पिक्चर तो बना ही सकते हैं। देखिए तीन तीन रीजन में मेनली डिस्प्यूटेड है हमारा। ठीक है, एक तो ये अक्साई चीन। ठीक है, दूसरा नंबर वो बोलता है कभी कभी दैट ये जो रीजन है उत्तराखंड वाले कुछ कुछ पार्ट वो अपने मैप में क्लेम करता है चाइना। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डिस्प्यूटेड ओनली। तीसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश, ये तो अरुणाचल प्रदेश पूरा मांग रहा है वो लोग। ठीक है, अब रीजंस क्या है, क्योंकि बोला है डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट। मतलब चाइना जो अभी तक जो हिस्ट्री पहला पार्ट में कहाँ कहाँ किस चीज कौन कौन टेरिटरी मांग रहा है इंडिया से, वो रीजन दर्शाया गया है। चाइनाज क्लेम ऑफ इंडियन टेरिटरी, अक्साई चीन रीजन जो कि जम्मू कश्मीर में है ना। चाइना इसको इलीगली ऑक्यूपाई कर चुका है 1962 के वॉर से, जब जिसमें चाइना ने हमें हराया गया था चाइना के द्वारा। उसी के दौरान चाइना ने ये रीजन ऑक्यूपाई कर लिया अपने में। ठीक है, दूसरा पार्ट है कुछ कुछ पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड जो कि चाइनीज क्लेम कर रहा है दैट उसके कुछ कुछ एथनिक, मतलब चाइना के तिब्बत के एथनिसिटी और उत्तराखंड का एथनिसिटी कुछ कुछ मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए चाइना क्लेम करता है, दैट रीजन इज चाइनीज। दूसरा हो गया। नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश तो पूरा मांग रहा है, रीजन भी दे देता है चाइना, दैट चाइना बोल रहा है दैट हम शिमला कन्वेंशन 1940 वाला नहीं मानते हैं, क्योंकि शिमला कन्वेंशन ब्रिटिशर्स और तिब्बत के अंडर हुआ था और तिब्बत अभी सोवरिंग नहीं है, इसलिए हम नहीं मानते हैं, इसलिए हम वो अरुणाचल प्रदेश पूरा हमारा है। ठीक है, तो ये हमने पहला पार्ट कवर कर लिया अच्छे से। अब जेनेसिस ऑफ प्रेजेंट क्राइसिस बिटवीन इंडिया चाइना, आपको पता होगा भूटान के बाजू में डोकलम प्लेट्यू है, वहां पे चाइनीज अपना इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हमको इशू डिस्कस करना है दैट इसका जेनेसिस कैसे हुआ। ये तो जेनेसिस कैसे हुआ ना, जेनेसिस मतलब कि अभी तक क्या चल रहा है यही आपको बोल रहा है। मतलब कैसे, एक तो हुआ कैसे डोकलम प्लेट्यू को कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, और अभी तक क्या एपिसोड है वो आपको पूरा अच्छे से दर्शा देना है। तो वो भी मैंने दर्शा दिया दोस्तों, देख लीजिए। देखिए आप लीजिएगा प्रेजेंट क्राइसिस, रीजन ऑफ क्राइसिस तो पहले देना ही पड़ेगा कैसे है। तो क्योंकि चाइना इलीगल रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है डोकलम प्लेट्यू, जो क्या भूटान अपना टेरिटरी क्लेम कर रहा है। ठीक है, तो ये भूटान का पिक्चर भी अगर चाहे तो बना सकते हैं। अब देखिए अब मेन फेस ऑफ बता रहा है, मतलब क्योंकि यही मेन चीज, मेन पार्ट तो यही पूछा है आपको। ठीक है, क्या क्या हो रहा है, कैसे करके इवॉल्व कर रहा है, मतलब क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। ठीक है,
चाइनीज बोल रहा है, चाइना बोल रहा है और इंडिया बोल रहा है, ठीक है। चाइना बोल रहा है ये हमारा टेरिटरी है, इंडिया बोल रहा है नहीं ये भूटान का टेरिटरी है, ठीक है। ये बोल रहा है वी विल कंस्ट्रक्ट रोड, हम लोग बोल रहे हैं वी वोंट लेट यू कंस्ट्रक्ट रोड, है ना। भूटान वाले वो बोल रहा है ठीक है ये भूटान का अगर टेरिटरी है तो इंडिया क्यों इंटरफेयर कर रहा है, भूटान तो सोवरिन कंट्री है ना, हम भूटान के साथ अच्छे से बात कर लेंगे, आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। इंडिया बोल रहा है हमारा भूटान के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी है, फ्रेंडशिप ट्रीटी 2007, जिसके तहत हमने उसको वादा किया था अगर आपको कोई भी एक्सटर्नल आ जाए तो हम आपका सहायता करेंगे, ठीक है। अच्छा फिर हम लोग बोल रहे हैं ठीक है भैया जो हो गया, अभी बातचीत करके मैटर को सुलझा देते हैं। तो वो लोग बोल रहे हैं ठीक है बातचीत तो करेंगे बट एक प्री कंडीशन रख रहे हैं दैट आप अपना ट्रूप्स जो है वो उस टेरिटरी से हटाइए जो कि हमारा टेरिटरी है, मतलब चाइना का टेरिटरी है, बट हम लोग नहीं हटाना चाहते, बोले नहीं हम लोग नहीं हटाएंगे क्योंकि वो भूटान का टेरिटरी है। आपको क्या जा रहा है, भूटान को अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल रही है तो आपको क्या जा रहा है, ठीक है। तो उसने फिर मानसरोवर यात्रा में भी हमारा बैन लगा दिया। मतलब ये अपने एपिसोड बताना चाहते हो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो, ठीक है। सो और आप एक अगर चाहे तो अच्छे खासे कुछ कंक्लूजन भी लिख सकते हो दैट ऐसा तो धीरे धीरे कॉन्फ्लिक्ट्स चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए अपना डोमिनेंस, क्योंकि भूटान इतना छोटा देश है, तो ठीक है। ऊपर से आपको लिख लेना चाहिए जो भी हो बातचीत करके हमें सुलझा देना चाहिए रिस्पॉन्सिबल कंट्री के नाते, क्योंकि दोनों ही हम लोग इंडिया और चाइना दोनों ही एक बड़े रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, ठीक है, एशिया के स्पेशली। तो दिस वाज ऑल अबाउट इट। नेक्स्ट है दोस्तों व्हाट आर द बायलैटरल इरिटेंट्स दैट आर अफेक्टिंग द इकोनॉमिक टाइज बिटवीन इंडिया ईरान एंड इंडिया एंड हाउ शुड इंडिया रिजॉल्व देम। देखिए दोस्तों ये आपको अगर देखे रहे ना एकदम आँख से तो दिखने में लग रहा है दो पार्ट है ना, लग रहा है ना, बट इसका एक्चुअली में इसको अगर गौर से देखिएगा तो ये 3 पार्ट में विभाजित है क्वेश्चन, ठीक है। ये इसीलिए बोलता है ना क्वेश्चन को देखना परखना सीखो। व्हाट आर द बायलैटरल इरिटेंट्स दैट आर अफेक्टिंग द टाइज बिटवीन इंडिया एंड ईरान, एक है, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला, व्हाट आर द बायलैटरल इरिटेंट जो क्या टाई बिटवीन इंडिया और ईरान को खराब कर रहा है, ठीक है। मैंने अभी इकोनॉमिक टाइज नहीं बोला है, लेकिन तो एक बायलैटरल इरिटेंट आपको क्या है वो तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है, वो एक आपको लिखना ही पड़ेगा। साथ ही साथ इकोनॉमिक टाइज ये दूसरा कीवर्ड हम ले सकते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो इंडिया और चाइना का जो इकोनॉमिक टाइज है उसमें कौन कौन मतलब वो क्या क्या है ये भी पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि पूछ लिया ना इकोनॉमिक टाइज तो ये पूछना चाहता है दैट इकोनॉमिक टाइज है किस रीजन में, भैया वो तो बता दो पहले, उसके बाद ना आप फैक्टर लिखोगे, समझ रहे हो बात को। तो ये है मतलब हमको इकोनॉमिक मतलब कौन कौन से टाइज है वो टाइज स्पेसिफिकली लिखने पड़ेंगे। हाँ हमारा इंटरनेशनल साउथ ट्रेड कॉरिडोर है, समझे, उसके बाद हमारा तेल का बिजनेस है उनके साथ, तो ये सब हुए टाइज मतलब इकोनॉमिक रिलेटेड टाइज, ठीक है। कौन कौन टाइज है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है यही आपसे मेनली, ये छुपा हुआ चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपको इरिटेंट्स लिखना पड़ेगा, हम लोग के बीच में कौन कौन बीच में रुकावट डाल रहा है इंडिया और ईरान के बीच में, ठीक है, वो आपको दूसरा पार्ट में लिखना पड़ेगा। और तीसरा पार्ट में लिखना पड़ेगा ये चीज़ जो रुकावट जो आ रहा है इसको कैसे सॉल्व किया जाए, समझ रहे हो। 3 पार्ट मैंने बताया आप, लेकिन आपको ध्यान देना। देखिए पहले देख लेते हैं पहला पार्ट। तो ये इसमें हमने टाई स्पेसिफाई किया दैट हमारा जो ईरान के साथ इकोनॉमिक टाइज क्या क्या है। अगर आप चाहे तो मैप बना सकते हो, मैं तो प्रीफर करता हूँ बनाना, लोगों को बना ही रहना चाहिए क्योंकि जहाँ से नहीं मतलब 8-9 सेकंड्स लगते हैं इतने ऐसे मैप बनाने में, ठीक है, अगर प्रैक्टिस हो जाए आपका तो। नाउ हम देखिए रिलेशंस कहाँ कहाँ है हमारे, ट्रेडिंग रिलेशंस थे पहले से ऑयल और फर्टिलाइजर को लेकर, ठीक है। अब ऑयल तो पता है आपको, फर्टिलाइजर सोचोगे कैसे ना, देखो वहाँ पे नेचुरल गैस भी काफ़ी ज़्यादा प्लांट है, ठीक है, और नेचुरल गैस से हाइबर प्रोसेस से अमोनिया क्रिएट होता है, और अमोनिया इज दैट इज ऑल्सो NH3 है ना, वो नाइट्रोजन मिलता है, तो नाइट्रोजन वही तो फर्टिलाइजर तो हमें चाहिए ना, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर तो वही है, ठीक है। तो ऑयल और फर्टिलाइजर से पहले से रिलेशन था, और हमारा रिसेंटली देखा जा रहा था इवॉल्विंग रिलेशंस भी हो रहा है, कहाँ कहाँ, चाबहार पोर्ट में और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर में। तो ये आपने एक रिलेशन दे दिया क्योंकि लिखा हुआ था ना टाइज, कौन सा इरिटेंट है बिटवीन टाइज, तो ये टाइज तो आपने मेंशन तो करना पड़ेगा ना भाई, ऐसा बिल्कुल इसको लेकिन नज़रअंदाज मत करो भाई लोग जो भी देख रहा है ये वीडियो, ठीक है। अब देखिए अब इरिटेंट्स लिख लेंगे हम लोग, और इस दोस्तों ये सब जो इरिटेंट्स है ना मैंने सब कुछ इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था इंडिया चाइना
वो भी मैंने एडिटोरियल में बता के दिया था अनअकैडमी में, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार वो वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उसको एग्जॉस्टिवली मैंने कवर किया, और इसको भी मैंने अच्छे से कवर किया, इसकी भी मैंने लिंक दे दूंगा, सारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब वीडियो के, आप जाइए वहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो इरिटेंट्स देख लेते हैं। पाकिस्तान देखिए ऑयल क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, ठीक है, ये एक इस्लामिक कॉरपोरेशन है, और जो क्या मतलब इस्लामिक कॉरपोरेशन का ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जितने सारे इस्लामिक देश है सबको, ये इंडिया को छोड़कर। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का मतलब है, इंडिया को उसमें नहीं इंक्लूड करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है जब जितने भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशंस है सबका राय कश्मीर के इशू में पाकिस्तान के साथ हो, इसीलिए पाकिस्तान नहीं चाहता है इंडिया उसमें ज्वाइन करे, ठीक है। तो जो भी हो, ये पहला इरिटेंट है पाकिस्तान का ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन का बिड, जो क्या कश्मीर इशू में है, ठीक है, और कश्मीर इशू में देखा जा रहा है दैट ईरान भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है, ठीक, समझ गए। तो ये एक हम लोग ईरान और इंडिया के बीच में एक इरिटेंट का चीज हो गया, ठीक है, पाकिस्तान का बिड कश्मीर में, समझ गए, एक हो गया। नेक्स्ट दूसरा है यूएस का सैंक्शंस। यूएस रिसेंटली आपको पता होगा यूएस ने सैंक्शन लगा दिया है, ठीक है, और सैंक्शंस के बाद क्या होगा ना, इंडिया कोई भी ट्रेड करने के लिए हल्का फुल्का रिलेक्टेंट होगा, हल्का पीछे जाएगा इंडिया, क्योंकि इंडिया को भी अल्टीमेटली देखो यार, हमारा ज़्यादा डिपेंडेंस लेकिन यूएस से हमारा ज़्यादा स्ट्रैटेजिक फ़ायदा है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा यूएस का ज़्यादा बात मानता है इंडिया। तो एनीवेज, तो ये दूसरा रीज़न अपने दे सकते हैं। नेक्स्ट है गल्फ कंट्रीज़ में आइसोलेट हो रहा है, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली जो है सऊदी और जितने गल्फ कंट्रीज़ है वो उसने कतर को बोला है, ठीक है, हम आपके साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो फिर से बना लेंगे, लेकिन आपको जो है ईरान के साथ टाई मतलब सारा बिजनेस खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए गल्फ कंट्रीज एक डायरेक्टली आपको ईरान को आइसोलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो और वो आइसोलेट इंडिया के क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि इंडिया का गल्फ कंट्री के साथ भी रिलेशन अच्छा है, क्योंकि हमारा सब कुछ है यार, वहाँ का रेमिटेंस इतना आता है, तेल हमारा दूसरों कंट्री से भी बहुत लेते हैं, और सबसे ज़्यादा तो सऊदी अरबिया से लेते हैं, तो सऊदी अरबिया तो ईरान से भी ज़्यादा तेल हमको भेजता है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तो वो लोग भी है ना यार, तो सभी इंपॉर्टेंट है। तो गल्फ कंट्रीज जो आइसोलेट कर रहे हैं ईरान को, ये भी एक बीच में हमारा इरिटेंट हो गया, क्योंकि यार वो लोग अगर ऐसा नहीं करते तो हमारा और ईरान का रिलेशंस बहुत स्मूथ जाता है ना। नेक्स्ट है इंडिया जियोपॉलिटिकल शिफ्ट अफेक्टिंग, जो क्या अफेक्ट कर रहा है ईरान को, क्योंकि जियोपॉलिटिकल शिफ्ट मतलब कोई भी जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी अगर होता है तो वो इंडिया को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी ले लीजिए, जैसे यूएस ने कुछ भी किया ईरान के साथ, गल्फ कंट्रीज ने कुछ भी किया ईरान के साथ, है ना, पाकिस्तान ने कुछ भी किया ईरान के साथ, कहीं ना कहीं मतलब पूरा जियोपॉलिटिकल है जो शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, और इंडिया को भी जियोपॉलिटिकली शिफ्ट लेता है इंडिया, ठीक है। तो इसीलिए मतलब इंडिया अपने में नहीं चलता है ना, वही बोला गया है, वही इंडिया को क्रिटिसाइज यहाँ पे कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसा ये सारे इरिटेंट्स है इंडिया और ईरान के रिलेशन के बीच में। अब आ जाते हैं दैट कैसे इस इरिटेंट्स को रिजॉल्व करें। 3 पार्ट था ना, वो वाला पार्ट हो गया पहला वाला, दूसरा पार्ट कर लिए, और ये दोस्तों दूसरा पार्ट जो है ना उसको मैंने अच्छे से एडिटोरियल में समझा दिया है, आज वाले एडिटोरियल में, वो मैं नीचे में लिंक दे रहा हूँ, उसमें भी देख लीजिएगा। चलिए, रिजॉल्व इरिटेंट्स, अब कैसे रिजॉल्व इरिटेंट्स को कैसे रिजॉल्व करें, बाई इंश्योरिंग द कंटिन्यूड ऑयल इम्पोर्ट्स है, इन स्पाइट ऑफ वेस्टर्न सैंक्शंस तो लगाया दे रहा है, बट स्टिल हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा उसके साथ ऑयल इंपोर्ट, क्योंकि रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ पढ़ते हो तो आपको पता रहेगा दैट इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है दैट हम इस साल ईरान से ऑयल इंपोर्ट थोड़ा कम कर लेंगे, तो वैसा नहीं करना चाहिए, ये गलती कर रही है इंडिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप देख सकते हो दोस्तों, कैसे इस इरिटेंट्स को रिजॉल्व करते, कंटिन्यूड मॉनिटरी फ्लो फॉर चाबहार कंस्ट्रक्शन। क्या हो रहा है ना, जैसे सैंक्शंस के बाद लगा ना, जैसे यूएस ने सैंक्शंस लगाया उसके बाद हमने चाबहार के में जो पोर्ट को बनाने के लिए जो पैसे दे रहे थे उसमें भी थोड़ी कमती कर दी हमने, ठीक है, मतलब थोड़ा ब्रेक लगा दिया, तो इसीलिए वो लोग नाराज़ हो गए हम लोग से, ईरान, दैट जो यूएस कर रहा है उससे तुम लोग नाच रहे हो, ठीक है। तो ये भी गलत बात है। और साथ ही साथ हम ना आप, क्योंकि ये आप वे फॉरवर्ड टाइप का एक दे रहे हो ना ये सब, तो आप लिख सकते हो दैट क्योंकि मतलब है तो हमारे पास पैसा नहीं है, इंडिया बोलता है हमारे पास पैसा नहीं है, इसीलिए हम ईरान को नहीं दे रहे चाबहार पोर्ट के लिए। तो आप ऐसा सकते हो, तो वी कैन पॉसिबली मेक इंटरनेशनल फंड इन द लाइन्स ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, जो कि इंडिया का सोवरिन फंड है, ठीक है। उसी लाइन पर एक इंटरनेशनल फंड बना है जिससे दूसरे देशों से, जैसे जापान जैसे बड़े बड़े कंट्रियों से
हम लोग पैसे ले सके और वो पैसा हम चाबहार में लगा सके। ठीक है, ऐसा वे फॉरवर्ड पॉइंट आप दे ही सकते हो। नेक्स्ट है हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा सोशियो कल्चरल इंगेजमेंट एंड डिप्लोमेसी एक साथ, क्योंकि ये हमारा सॉफ्ट पावर है, ठीक है, और डिप्लोमेसी हमारा डिप्लोमेटिक पावर है। तो इस दोनों को लेकर हम लोग अगर एक साथ चले और ईरान के साथ टाइज बिल्टअप करें तो कुछ ईरान के साथ अच्छा अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो कंक्लूजन में आप लिख सकते हो दैट ईरान हमारे लिए, ईरान का मतलब अच्छी अच्छी बात लगती है दैट ईरान हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, और इन इंपॉर्टेंस के लिए हमको ईरान के साथ रिलेशन बढ़ा देना चाहिए, जैसे रेमिटांस, इंडियन ओशन रीजन में सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक चाबहार पोर्ट है ईरान में जो बन रहा है, उसके बाद हाइड्रोकार्बन रिच है ईरान हमारे लिए। तो ये सब अच्छी अच्छी बात है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इट इज आर्ग्यूड दैट द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी विल बी इन्फ्लेशनरी। ऐसा बोला जाता है दैट जीएसटी का इम्पैक्ट, ध्यान से क्वेश्चन लेकिन देखिएगा, बहुत टेढ़ा क्वेश्चन है। जीएसटी का इम्पैक्ट इन्फ्लेशनरी है, मतलब जीएसटी लगाने से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन कर रहा है आपको दैट जीएसटी का इम्पैक्ट इन्फ्लेशनरी है या डिफ्लेशनरी। दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक होगा, यहाँ पे और होगा। ठीक है, यहाँ पे और लिख लीजिए, क्रिटिकली एग्जामिन वेदर द जीएसटी का इम्पैक्ट इन्फ्लेशनरी होगा या डिफ्लेशनरी। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिखा है दैट ये तो आर्ग्यू किया जा रहा है दैट जीएसटी का इम्पैक्ट इन्फ्लेशनरी है। ठीक है, ये आर्ग्यू कर रहे हैं। फिर से आपको पूछा जा रहा है दैट एग्जामिन कीजिए जो जीएसटी का इम्पैक्ट इन्फ्लेशनरी होगा या डिफ्लेशनरी। ठीक है, मतलब आर्ग्यूमेंट एक बार दे दिया तो आप सोचोगे जो यार इन्फ्लेशनरी होगा तो रीजन पहले बैठा दे रहे थे, क्यों इन्फ्लेशनरी होगा। अगर आप पहले पार्ट में ही रीजन बैठा दिया तो आपने इस पार्ट में क्या होगा, इस दोनों पार्ट के लिए क्या रखोगे, ठेंगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो लिखना ही पड़ेगा ना फिर से, क्योंकि यहाँ पे और है। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपको फिर से लिखना पड़ेगा ना इन्फ्लेशनरी का पॉइंट्स, तो वो वाला पॉइंट्स यहाँ पे रिजर्व कर लेंगे हम लोग। साथ ही साथ डिफ्लेशनरी वाले पॉइंट्स भी अच्छे अच्छे हैं, वो भी मैंने आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है, सब कुछ अच्छे से एग्जॉस्टिवली डिस्कस किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो इट इज आर्ग्यूड दैट द इम्पैक्ट ऑफ जीएसटी विल बी इन्फ्लेशनरी। क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं और कौन कौन आर्ग्यू कर रहे हैं, ये हमें रखना है। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं पहला पार्ट क्या है। देखिए, क्योंकि जीएसटी एक कीवर्ड है ना, ये तो सब में कॉमन सेंस आपका होना चाहिए दैट उसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, ये मैं डेफिनेशन नहीं बता रहा हूँ, अच्छे से मैंने लिख दिया, अगर आप चाहो तो लिख लो। अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट है दैट ये इन्फ्लेशनरी है। कौन कौन आर्ग्यूमेंट कर रहा है, एक बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट देश के, बड़े बड़े थिंक टैंक्स, आप एग्जांपल दे दीजिएगा मूडीज का। ठीक है, और आज भी कोई एग्जाम्पल आया था, एक आज एग्जाम वो मैं भूल रहा हूँ, पेपर में था, तो वो था। एंड स्पेकुलेशंस, ऐसे स्पेकुलेशंस लगाया जाता है दैट ट्रांजिशन विल नॉट बी स्मूथ। मतलब ये लोग स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं जो अभी जो, क्योंकि इंडिया का जो जैसा टैक्स स्ट्रक्चर था उससे डायरेक्टली एक बैग में जीएसटी में जा रहा है। ठीक है, ऊपर से हमारा जीएसटी नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब अभी तक हमने टेस्ट नहीं किया उसमें। ठीक है, तो ऐसे एब्रप्ट जब ट्रांजिशन कर रहा है तो वहाँ पर बोला जा रहा है इन इकोनॉमिस्ट के द्वारा दैट ट्रांजिशन क्योंकि स्मूथ नहीं है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है दैट इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आ जाए इंडिया की इकोनॉमी में, पर वो शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो उसका आपने अच्छे से आर्ग्यूमेंट रख दिया दैट इन्फ्लेशनरी कौन कौन आर्ग्यू पुट कर रहा है और क्या आर्ग्यू पुट कर रहा है, ये दे दिया। अब आपने लिखना है ये इन्फ्लेशनरी है या डिफ्लेशनरी। ध्यान दीजिएगा, इन्फ्लेशनरी कैसे लिखना है, क्योंकि कुछ कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं, ये बेसिकली आपको मिल जाएंगे इंडियन एक्सप्रेस में। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में और भी अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिए हैं, तो वही सब फैक्ट्स मैंने भी यहाँ पे पुट किया है दैट सर्विस सेक्टर अगर देखा जाए उसको वही 50% जीडीपी का कंटेन करता है। ठीक है ना, और सर्विस सेक्टर में 15% से 18% टैक्स स्लैब कर दिया। तो अब बताइए, पहले 15% था, अभी 18%, अब क्या मतलब, और सर्विस सेक्टर 50%। भाई लोग सोचो, बहुत ज़्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो पर लोगों का तो खर्चा ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसलिए कहा जा रहा है दैट ये सेक्टर में इन्फ्लेशनरी हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ जीएसटी रखा गया है, मतलब वहाँ पे कैस्केडिंग इफेक्ट और भी चलता रहेगा। मतलब वहाँ पे हम लोग जो सोच रहे थे पेट्रोलियम में हल्का कम पैसा देना पड़ेगा, नहीं, रिस्पेक्टिवली मतलब हमारा जो रिस्पेक्टिव खर्चा होगा वो और भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है दैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट क्योंकि आउट ऑफ जीएसटी रखा गया है, और भी बहुत कुछ अल्कोहल प्रोडक्ट्स रखे हैं, तो क्योंकि उन सबको आउट ऑफ जीएसटी रखा गया है, इसलिए इन्फ्लेशनरी ट्रेंड दिख सकता है। साथ ही साथ आप बोलिएगा अपर मिडिल क्लास में इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि अपर मिडिल क्लास अगर देखा जाए, या फिर अपर क्लास या अपर मिडिल क्लास, वो लोग लग्जरी आइटम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फैक्ट है इंडिया में। ठीक है, और लग्जरी आइटम में 28% बढ़ा के रख दिया भाई बहुत जनों में, तो क्या होगा बताओ, सबका पॉकेट तो ढीला होगा ही ना, मतलब ज़्यादा इन्फ्लेशन आएगा ही। नेक्स्ट है
कॉम्प्लेक्स है, ये स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए ये वाला पॉइंट बहुत ध्यान से सोचिएगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इतना कॉन्फ्लिक्ट है ना, मतलब कॉम्प्लेक्स है, तो अब बिजनेसमैन क्या करेंगे ना, इसका फ़ायदा उठा लेंगे। ठीक है, अब अगर कोई अनपढ़ गंवार इंसान है, से फॉर एग्जांपल, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ द पीपल इन इंडिया, ठीक है, कोई अगर अनपढ़ होता है ना, तो क्या होगा ना, वो दुकान में खरीदने आएगा और वो लोग दुकानदार बिल बना देगा दैट जीएसटी में इतना परसेंट लग गया है, वो हाथ से बिल बना देगा, लेकिन और वो बंदा जो है, जो जिसने खरीदना है, वो सोचेगा हाँ भैया कुछ मोदी जी बोल रहे थे जीएसटी कुछ होगा, ज़्यादा पैसा लग गया होगा। तो यहाँ पे तो उसने बुड़बक बना दिया ना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, वो भी नहीं समझेगा भाई क्या है जीएसटी ये वो। अब अनपढ़ लोग तो कहाँ समझेंगे। ठीक है, तो उनको यहाँ पे एक एक है दैट वहाँ पर ट्रेडर्स बेनिफिट उठा सकते हैं, उनके मैंने नाजायज़ फ़ायदा उठा सकते हैं और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो वहाँ पे इन्फ्लेटरी ट्रेंड दिखा सकता है, मतलब उनका ज़्यादा पैसा लगेगा तो यार सिंपल सा बात है, और पर उन लोग का अगर ज़रूरी सामान है, ठीक है, एसेंशियल गुड है, तो इन्फ्लेशन तो बढ़ेगा ही ना यार, ऐसे करके। तो ये सब बढ़ेगा, बट आप लिख दीजिएगा दैट ये बढ़ेगा, बट इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट ही ऑब्जर्व होगा। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जीएसटी काउंसिल्स है सबको संभालने के लिए, तो वो संभाल लेंगे। तो एनीवेज ये इन्फ्लेशनरी पॉइंट लिख दिया आपने। अब डिफ्लेशनरी पॉइंट लिख दिया, मतलब कैसे अब घटेगा सबका दाम, तो वो भी लिखना है। लेस टैक्स है, एसेंशियल आइटम्स में काफ़ी ज़्यादा लेस है, किसी किसी में 0% स्लैब है, किसी किसी में 5% स्लैब है। अगर हो सके तो आप एग्जाम्पल भी लिख दीजिएगा, चाय में कितना लग रहा है, ठीक है, राइस में कितना लग रहा है, वो सब लिख दीजिएगा। ठीक है, तो वो अच्छा होगा, एक मतलब एग्जाम्पल रहेगा तो अच्छा रहेगा। फिर आप लिखिएगा कास्केडिंग इफेक्ट एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब देखिए कुछ कुछ में तो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, जैसे मैंने डिस्कस किया, बट बहुत ज़्यादातर में तो कास्केडिंग इफेक्ट गलत मतलब एलिमिनेट हो जाएगा ना यार, तो ये फ़ायदा मंद करेगा। साथ ही साथ एंटी प्रॉफिटरिंग एक क्लॉज है, जिसके तहत कोई भी कंपनी अगर ज़्यादा फ़ायदा कमा रही है, उसको वो फ़ायदा कस्टमर तक भी देना है। ठीक है, तो वो अगर नहीं दिया तो फिर जीएसटी काउंसिल उसको समझा देगा अच्छे से, तो वहाँ पर फ़ायदा हो जाएगा। साथ ही साथ जीएसटी काउंसिल इज़ वर्किंग टू रैशनलाइज एंड रिफॉर्म। ठीक है, मतलब जीएसटी काउंसिल जो है, जो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड हो सकता है फ्यूचर में, वो उसके पीछे जीएसटी काउंसिल बहुत काम कर रहा है और कोशिश कर रहा है जिससे क्या इस सिस्टम को रैशनलाइज कर सके, जिससे क्या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो क्योंकि इतने सारे प्रॉस्पेक्ट्स हमारे साथ है, तो इसलिए हम नहीं बोल सकते इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आएगा, बल्कि डिफ्लेशनरी ट्रेंड आ सकता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपने अच्छे तरीके से इसको कवर कर लिया। साथ ही साथ कंक्लूजन आप लिख सकते हो दैट ये सब जो भी ट्रेंड प्रेडिक्ट किया जा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन भी उसी में था ना, दैट प्रेडिक्शन के टर्म में था क्वेश्चन, तो आप भी आंसर में क्वेश्चन लिख देना, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज जहाँ जहाँ जीएसटी पहले अप्लाई कर दिया गया था, वहाँ पर देखा गया था शॉर्ट टर्म में थोड़ा थोड़ा प्राइस राइज करता है, बट लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि टैक्स कॉम्प्लायंस बढ़ जाता है, लोग टैक्स चोरी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जीडीपी हमारा बढ़ जाता है। तो इतना अच्छे बातें लिख सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक इतना ही है, मतलब ये तीन ही हमने डिस्कस किया। हो सके तो कल से देखिए फ्रीक्वेंसी बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, क्योंकि यार अभी ऑप्शनल का भी बहुत ज़्यादा टेंशन है। ठीक है, तो एनीवेज बट आई विल ट्राई टू कंटिन्यू थ्रू आउट मीन एवरी डे, एंड मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन अगर दे दे रहा हूँ जितने भी लिंक्स है, ठीक है, वहाँ पे अगर आपको देखना है, अगर तो एक दो एटलीस्ट देख लीजिए, आपको अगर अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू रखिएगा, नहीं तो मत रखिए। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।